डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स आखिर होता क्या है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में लेक्चर 1, 2, 3, 4 में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाने थे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने थे और फंडामेंटल बेसिक न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखे थे, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इसके नियम्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं और उसके लिमिटेशंस क्या हैं, साथ में इलेक्ट्रिक चार्ज कब वैलिड है नहीं वैलिड है, सारा चीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए फिजिक्स बोले तो प्रेम सर यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, पोस्ट करें, जो मन है वो करिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक के लिए यदि बात करते हैं तो जहाँ भी बात इलेक्ट्रिक का होता है, ठीक है, जहाँ भी बात इलेक्ट्रिक का होता है वहाँ पे हम लोग सिर्फ समझते हैं किसको, चार्ज को, है ना। और चार्ज के बारे में कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। कब, 1750 एडी। जैसा कि हम हिस्ट्री में बताए थे, ये कहाँ के थे, तो यूएसए का, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि चार्ज जो है वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में कौन बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, 1750 एडी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक के बारे में जाने। जहाँ भी आप इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक में, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की बात होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कम है, दैट इज़ द चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स यदि फ्री हो गए हैं तो फ्री के बाद वो यदि मूव कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर में, तो वो मूव होने के साथ, है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करता है। ठीक है, तो सारा चीज़ डिस्कशन होगी। तो जो भी है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपका बात आता है किसका, चार्ज का। चार्ज दो टाइप का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसके बारे में बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन दो बातें और बताए थे। क्या चीज़, कि लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक चार्ज किसको कहते हैं, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, है ना। यदि दो चार्ज दोनों पॉजिटिव हो या दो चार्ज दोनों क्या हो, निगेटिव हो, तो इस तरह को हम लोग कहते हैं क्या, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज में रिपल्सन होता है। यदि कोई पूछे कि लाइक चार्ज रिपल्सन होता है, इसके बारे में कौन बताए थे, तो बोलिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। दूसरा जो होता है अनलाइक चार्ज, जैसे को एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, इसको कहते हैं अनलाइक मतलब एक जैसा नहीं हो, विजातीय। इसके बीच में होता है अट्रैक्शन, है ना। अट्रैक्शन मतलब होता है आकर्षण और रिपल्सन माने होता है विकर्षण। क्लियर है, ठीक है। तो इतनी बातें आगे किससे, इलेक्ट्रिक से। अब बात आती है क्या, फोर्स। तो फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि पुश हो या पुल पुश या पुल कहलाता है क्या, फोर्स। ठीक है, पुश माने होता है धक्का देना और पुल माने होता है खींचना, है ना। तो कोई भी चीज़ को खींचा जाए, है ना, जैसे हम इस चीज़ को खींचते हैं तो हम खींचने का मतलब अपने करीब लाना होता है, और धक्का देना मतलब इसको हम अपने से दूर ले जा रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे आता है, ये हम यहाँ पे नोट करें। ठीक है, मेन चीज़ बता रहे हैं पुश, और ये है पुल। पुश का मतलब होता है धक्का देना, है ना, और पुल का मतलब होता है खींचना,
है ना। तो धक्का देगा किसी भी चीज़ को, पुश करेगा तो वो हमसे दूर जाएगा या हमसे करीब आएगा? ऑफ कोर्स दूर जाएगा धक्का देने पे। तो धक्का देने पे दूर जाएगा, तो दूर जाने का मतलब होता है रिपल्सन। क्या होता है? रिपल्सन, है ना। और रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है लाइक चार्ज, है ना। उसी तरह से पुल है, पुल माने होता है खींचना। किसी भी चीज़ को खींचेंगे हम अपनी ओर, तो अपनी ओर खींचेंगे तो क्या देगा? अट्रैक्शन। तो खींचेंगे तो अपनी ओर आएगा। अपनी ओर जब कोई भी चीज़ आता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के बारे में बताता है कौन? अनलाइक, ठीक है। तो ये लाइक और अनलाइक हो गया। मतलब अकॉर्डिंग टू हम बात करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, लाइक चार्ज में रिपल्सन, अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन जो होता है, वो अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ नहीं बल्कि क्या है? फोर्स। क्या है? फोर्स है ना। पुश और पुल फोर्स है। और ये किसके बीच हो रहा है? इलेक्ट्रिक के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किसका रिलेशन है? चार्ज का पुश और पुल, पुश और पुल, है ना। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स बिटवीन, फोर्स मतलब पुश और पुल, फोर्स मीन्स पुश एंड पुल, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। इस बात को माइंड में सेटअप कर लेना। फोर्स बिटवीन, है ना, चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेज, पक्का मोर देन वन चार्ज होगा, अकेला चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। उसके साथ वो फोर्स किसके थ्रू लग रहा है उसका भी एक चार्ज चाहिए, है ना। फोर्स बिटवीन चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने हैं वो प्रीवियस लेक्चर को जरूर सुने, है ना। ये आपका फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे हम चार्ज का सिंबल। यदि नए लेक्चर पढ़े तो मैं बता देता हूँ। चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल जो होता है, सिंबल किसका? चार्ज का, वो होता है Q या Q, है ना। चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Q और Q, है ना। तो यहाँ पे आपके चार्जेस प्यूलर, है ना, चार्ज सिंगुलर, जो चार्जेस प्यूलर, तो हम मोर देन वन लेते हैं, है ना। तो कंसीडर करते हैं कि चार्ज है दो, एक Q1 चार्ज है और एक चार्ज है कौन सा? Q2। टू चार्ज है, दोनों एक दूसरे से हमारा यदि कंसीडर करते हैं r डिस्टेंस पर अलग है, डेट इज द A, और ये क्या है? B इज द पॉइंट। पॉइंट ए का चार्ज, पॉइंट ए पर एक पॉइंट है जिसका चार्ज क्या है? Q1। बी पर एक पॉइंट बॉडी है जिसमें पॉइंट है जिसका चार्ज क्या है? Q2। और दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पे। तो बोला गया कि Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 और Q2 दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, है ना। ये फोर्स लगेगा और ये फोर्स क्या होंगे? या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, यही दोनों फोर्स होगा, ठीक है। क्योंकि पुश और पुल, दैट इज द फोर्स, पुश एंड पुल इज द फोर्स, और ये फोर्स किसके बीच का है? इलेक्ट्रिक का, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर कब फोर्स अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव होगा। तो याद रखो, रिपल्सन कब होगा? जब लाइक होगा। रिपल्सन कब होगा? जब लाइक होगा, है ना। तो लाइक होने पर रिपल्सन है, तो बताइए, तो लाइक मतलब प्लस और प्लस। यदि मान लिया ये भी प्लस होता, है ना, ये भी प्लस होता और ये भी प्लस होता, दोनों प्लस होता, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगता, ठीक है। यदि Q1 Q2 दोनों माइनस होता, ये भी माइनस, तब भी क्या लिखता? रिपल्सन, ठीक है। अब बात आती है कि यदि आपका एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, कंसीडर करो Q1 जो है पॉजिटिव है, Q2 क्या है? निगेटिव। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता, अट्रैक्ट करता, दोनों एक दूसरे के करीब आता। मतलब यदि प्लस और माइनस होता तो ये प्लस जाता माइनस की ओर और माइनस आता प्लस की ओर, ठीक है। लेकिन यदि एक प्लस रहता, दूसरा भी प्लस रहता, तो ये भागता इधर की ओर और ये भागता इधर की ओर।
क्यों? क्योंकि दोनों लाइक है। और ये करीब क्यों आ रहा है? क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है, अनलाइक है। इसको कहते हैं अट्रैक्ट और इसको कहते हैं क्या? रिपेल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कंफ्यूज मत होइएगा। उसी प्रकार से कोई कहे कि Q1 निगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, तब क्या होगा? तब भी क्या होगा? अट्रैक्शन। क्लियर है स्टूडेंट? तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो आगे का जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने ख़त्म किया ये चीज़। तो ये चीज़ जो है ये किसके अकॉर्डिंग टू है? कोई पूछेगा कि किसके अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, यदि ये घिसीटा गया है ना, ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ से आप लोग लिख लेना बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद कि अब जो ठीक है दोनों के बीच में फोर्स लगा, दोनों के बीच में फोर्स लगा, तो बात है मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। तो आगे है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड है TUD, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताए थे कूलम्ब। यहाँ पे बात आता है एक वैज्ञानिक का और नाम लेंगे जिसका नाम है कूलम्ब, और ये जो लॉ बताए थे क्या? कूलम्ब्स लॉ, है ना। तो ये कूलम्ब्स लॉ किसके लिए है? मैग्नीट्यूड के लिए। अट्रैक्शन और रिपल्सन तो आपको बता दिए थे कौन? आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो एक पल के लिए जैसे ही कूलम्ब की बात आती है तो आप सोचोगे कि ये कूलम्ब कौन थे, है ना। तो कूलम्ब का जो हम डिस्कस करेंगे तो बात आती है कि कूलम्ब का पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, है ना। तो फुल नेम, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनका नाम बहुत कम लोग ही जानते हैं। चार्ल्स अगस्टिन, AUGUSTIN DE स्मॉल लेटर, कूलम्ब, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, है ना। ये लॉ दिया गया था कब? तो 1785 में, 1785, ये लॉ 1785 का था। ठीक है, तो 1785 लिखने का कॉन्सेप्ट यही है कि बेंजामिन ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो कॉन्सेप्ट था, लाइक रिपल्सन अनलाइक अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट 1750 में आया था, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो 35 साल बाद, 35 ईयर्स आफ्टर 85 में इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बताए थे। तो कौन? कूलम्ब, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि चार्ज के इसके मैग्नीट्यूड के बारे में क्या होता है। तो बोला गया है कि यदि दो चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, है ना, Q1 एंड Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो, है ना, A और B, तो यहाँ पे जो फोर्स जो लगते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्ज, दैट इज द Q1 इंटू Q2। ये फर्स्ट बात है। ठीक है, तो दूसरी बात बोला गया, ये तो चार्ज का रिलेशन हो गया। अब डिस्टेंस का रिलेशन आ गया, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर इनवर्स लॉ, है ना, 1/r²। इसको हम लोग, है ना, केपलर्स प्लैनेटरी थ्योरम से प्रूव करते हैं, जो आप लोग को प्रीवियस ईयर ग्रेविटेशनल लॉ में हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये इन्वर्स लॉ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये फोर्स जब भी दो नॉन कांटेक्ट फोर्स लगते हैं, है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स जो कि कांटेक्ट में जब दो फोर्स, मान लो ये मेरा दो फिंगर्स जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों दो पार्टिकल्स हैं। यदि हम चार्ज की जगह मास की भी बात करते हैं तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है, जैसे किसी बॉडी को हम नीचे गिरा देते हैं या तो किसी वस्तु को हम फॉल करवाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं ऊपर से, तो वो अपने आप कहाँ आता है? नीचे।
तो कहने का मतलब मान लो ये अर्थ है, ये बॉल है, तो ये बॉल हमेशा कहाँ हैगा, किसकी ओर, अर्थ की ओर। तो ये अट्रैक्शन जो होता है, ये दोनों ऐसा नहीं कि इसको धक्का देना पड़ता है, इसको छोड़ देते हैं, है ना, तो अपने आप जाके क्या करता है, ये कांटेक्ट में आ जाता है। तो ये डेट इज द स्टार्टिंग में नॉन कांटेक्ट है ना। उसी प्रकार से जब हम बाल में पेन को घिस देते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये अटैक्ट कर लेते हैं। तो ये सब जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के लिए इन्वर्स स्क्वायर रूल एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r² डिफाइंड है। अब यहाँ पे चार्ज की बात है तो Q1 × Q, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ये दोनों लॉ को कंबाइन करते हैं, है ना, कंबाइन इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फोर्स जो है ये Q1 Q2 का मल्टीप्लाइड है तो r² का डिवीज़न है, ठीक है। तो Q1 Q2 बाई क्या हो गया, r², ये दोनों को कंबाइन किए, ये मल्टीप्लाई, ये बाई डिवाइडेड बाई, है ना। तो Q1 Q2 × 1 डिवाइडेड बाई क्या, r²। किसी भी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 वही रह जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r²। तो ये आपका लॉ हो गया कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो ये लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म यदि हम देते हैं तो क्या होगा, ये डायरेक्टली साइन को हटाकर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देते हैं। तो F = K टाइम्स Q1 Q2 बाई r², क्लियर। तो ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म है और ये एक्सप्रेशन है लॉ का, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में ये K क्या है, तो K को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K है, क्लियर। तो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का एक वैल्यू होता है, वो वैल्यू क्या है, तो कांस्टेंट का थ्योरेटिकल वैल्यू जो होता है 1/4 एप्सिलम होता है, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं एप्सिलम। और न्यूमेरिकल्स वैल्यू K का 9 × 10⁹ यूनिट डिफाइन करेंगे हम अभी, है ना। तो ये 9 × 10⁹ यूनिट होते हैं, ठीक है। कहाँ पे, फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम, ठीक है। फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम के लिए K का वैल्यू फिक्स है कितना, 9 × 10⁹ यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट और ये हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में 1 तो सिंपल सब जानता है, 4 सब जानते हैं, पाई सब जानते हैं, दिस इज द एप्सिलम। ये एप्सिलम क्या होता है, तो इसको कहते हैं परमिटिविटी, है ना। एप्सिलम को क्या कहते हैं, परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी, है ना। इसको हम लोग कहते हैं विद्युत इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, विद्युत पारगम्यता, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एप्सिलम नॉट जो कि एब्सोल्यूट होता है और एप्सिलम आर जो कि रिलेटिव होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एप्सिलम जो है जिसको कहते हैं परमिटिविटी, तो 2 टाइप का, एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एक रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ परमिटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो याद रखना, बहुत दमदार इक्वेशंस हम दे रहे हैं। ये एप्सिलम बराबर एप्सिलम नॉट एप्सिलम आर, है ना। दैट इज द परमिटिविटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू 8.85
इंटू 10⁻⁻12, है ना। जनरल इसका स्टैंडर्ड फराड मीटर इनवर्स यूनिट होता है। और ये जो है VVI है, बोर्ड के एग्जाम्स में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले जाते हैं या 1 मार्क्स क्वेश्चन, लीनियर आंसर क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाएंगे, ठीक है। एप्सिलम आर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इस 1 जो वैल्यू होता है एप्सिलम आर का रिलेटिव परमिटिविटी का, याद रखना, वो किसके लिए, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो पूछेगा कि सर ये सब के लिए है, नहीं, ये फ्री स्पेस के लिए है, फ्री स्पेस, क्लियर है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, ये के का कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल यदि करते हैं तो थ्योरेटिकल की बात करते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये फोर्स इज इक्वल टू, है ना, के का के टाइम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो यहाँ से, ठीक है। F इज इक्वल टू के टाइम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के ये आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे के का वैल्यू यदि पुट करते हैं तो के का वैल्यू क्या है, 1/ε0। के का जो वैल्यू है 1/4πε, है ना। तो ये लिखेंगे के का 1 के लिए कुछ नहीं, Q1 Q2 बाई 4πε क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर एनी मीडियम, ये इसको जो है फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की बात करता है ना। तो एनी मीडियम के लिए एप्सिलम आर का वैल्यू मान लो कोई कांस्टेंट है, के ही मान लो, ठीक है, के मान लो। तो फॉर एनी मीडियम फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 बाई, है ना, के ही है तो इसलिए के ना मान करके एम मान लो, है ना, के ना मान के एम मान लो। ये 4πε0, है ना, 4πε0 और ये m आर स्क्वायर। एम क्या है, मीडियम, किस मीडियम की बात कर रहा है, ठीक है। यदि एयर या वैक्यूम की बात करता है, एयर या वैक्यूम की बात करता है तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4πε, एयर वैक्यूम के लिए, है ना, m इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये ε0 और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आपका है स्पेसिफिक एयर और वैक्यूम के लिए, है ना। बोलेगा 2 चार्ज को एयर में रखा गया है, 2 चार्ज को एयर में रखा गया है, तब ये फार्मूला लगाएंगे। और यदि बोलेगा कि किसी मीडियम में डाल दिया गया है जिसका परमिटिविटी वैल्यू 4 है, तो उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ऐसा करो कि हमारा ये दोनों में रिलेशन क्या है ना, मीडियम वाले फोर्स को FM बोलो, मीडियम वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, FM, और एयर वाले को सिंपल F बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों के फोर्स में डिफरेंस क्या है, तो बोला जाता है कि हमारा ये FM है, ठीक है। FM इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई Q1 Q2, FM इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4πε0। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4πε0, एकदम सेम वैल्यू है, Q1 Q2 देखिएगा, Q1 Q2 4πε0 आर स्क्वायर, तो ये भी क्या है, आर स्क्वायर। तो दोनों सेम है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, F, और बच गया इसमें सिर्फ कौन, M, तो ये हो गया M, ठीक है। यदि हमको एयर का वैल्यू दिया रहे, एयर का फोर्स दिया रहे और परमिटिविटी दिया जाए, परमिटिविटी दिया जाए, तो उस मीडियम का फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। और यदि हमको मीडियम का दिया जाए, परमिटिविटी वैल्यू निकालना हो, है ना, मीडियम का दिया जाए और परमिटिविटी वैल्यू निकालना हो, तो हम लोग FM/F कर देंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, परमिटिविटी वैल्यू, ठीक है। मीडियम का एयर के फोर्स के साथ डिवाइड कर दोगे, मान लिया जाए कहे कि एयर में, है ना, एयर में फोर्स जो है वो 40 न्यूटन है ना,
और मीडियम में, और इसी सिस्टम को, जिस चार्ज का 40 न्यूटन फोर्स आ रहा है एयर में, उसी सिस्टम को मीडियम में डालने पर, है ना, हमारा जो है कितना रहा, 80 न्यूटन आ रहा है। तो उस मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, तो इसका परमिटिविटी वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसान है, आप जो फोर्स दिया जाए, है ना, जो फोर्स है वो किसका, मीडियम का, Fm/F इज इक्वल टू m। तो Fm का वैल्यू पुट कर दीजिए 80 न्यूटन और F का वैल्यू 40 न्यूटन, कैंसिल, दिस इम्प्लाइज 2, मतलब परमिटिविटी वैल्यू कितना होगा, 2। क्लियर है। तो इतना क्लियर होने के बाद हमारा एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे, यहाँ पे हम K का मान 9 × 10⁹ लिख दिए हैं। आखिर ये कहाँ से आया, है ना, बहुत अच्छा चीज़ है, इसको भी समझिए, है ना। K डैडी द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ यूनिट। ये आखिर आया कहाँ से, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं K ये किसके लिए होता है, एयर या वैक्यूम के लिए, ठीक है, एयर या वैक्यूम के लिए। तो K का थ्योरेटिकल वैल्यू हम जानते हैं 4πε, है ना, इसको एक्सपैंड करते हैं 4πε0 होता है, ठीक है। अब चूंकि ये एयर के लिए है, इसलिए εr का मान कितना हो जाएगा, 1। तो हम लोग K इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0। तो 1/4 पाई का मीन्स 3.14, ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, -12 है, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये हमारा K का मान आ जाएगा 9 × 10⁹, ठीक है। अब हमें K का यूनिट एंड डायमेंशन चाहिए, किसका, K का। तो K का यूनिट और डायमेंशन चाहिए, तो कैसे निकलेगा। तो जैसा कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़े, अभी भी हम बता रहे हैं कि जब भी आपको यूनिट और डायमेंशंस की बात करेगा तो आप लोग सिंपल सा बात करना कि फार्मूला क्या होता है, किससे रिलेटेड, K से रिलेटेड। तो K से रिलेटेड हम फार्मूला पढ़े क्या, K से रिलेटेड फार्मूला पढ़े F इज इक्वल टू K टाइम Q1 Q2 बाई क्या, R²। हम हूबहू उतार दीजिए, है ना। तो F इज इक्वल टू K टाइम Q1 Q2 बाई R², तम हूबहू, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट और डायमेंशन निकालना है, तो जिसका यूनिट डायमेंशन निकालना होता है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए ये डिवाइड में है, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा FR का स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है किसका, K से, तो ये डिवाइड हो जाएगा Q1 Q2 बाई क्या, K। अब बताइए आपको चाहिए क्या, है ना। यदि यूनिट चाहिए तो बोलिए, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर, और इसका होता है कूलम्ब, है ना। तो ये हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो मीटर का क्या होगा, स्क्वायर, चार्ज कूलम्ब, फिर चार्ज कूलम्ब, कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो यूनिट लिख रहे थे ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना, मतलब C-2 Nm², ठीक है। इसको लिख सकते हैं, है ना, क्या C नीचे पावर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया, K का, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन की बात करता है ना, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन की बात करता है, तो डायमेंशन क्या होगा, तो फिर से हम चलेंगे, K का क्या है, FR² डिवाइडेड बाई Q1 Q2। तो हम सब जानते हैं फोर्स का डायमेंशन, है ना,
mL/t-2, फोर्स का डायमेंशन mL/t-2, मास, लेंथ एंड टाइम का इन्वर्स स्क्वायर, है ना। और ये r इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, लेंथ मीन्स l, l का क्या होगा स्क्वायर। चार्ज का डायमेंशन फर्स्ट लेक्चर में बताए थे AT या IT, यहाँ पर 2 AT लिखाएगा और सारा डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ये आप लोग पढ़े हैं, भी बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो मास अकेला है ऊपर नीचे दोनों में, तो मास हो गया m, है ना। लेंथ एक है, इधर स्क्वायर है, तो l और स्क्वायर क्या हो गया L3, है ना। टाइम वो है, नीचे टाइम t स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो सोचिए t और t स्क्वायर जाएगा ऊपर तो माइनस स्क्वायर, तो t का -4 हो जाएगा, और a ऊपर नहीं नीचे है तो a का क्या हो जाएगा -2, ठीक है। ये डायमेंशन हो गया किसका, k का। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा आ गया कंप्लीट कूलम्ब्स लॉ। यदि कोई पूछे कूलम्ब्स लॉ क्या है ना, कूलम्ब्स लॉ, है ना, तो कूलम्ब्स लॉ है F = K टाइम Q1 Q2/r², या है ना K का वैल्यू याद रखना 1/4πε0, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अभी यूनिट मैंने निकाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जब भी आपको फोर्स निकालने के लिए, फोर्स निकालना हो किसके बीच, दो स्टैटिक चार्ज के बीच, ठीक है। दो स्टैटिक चार्ज के बीच में जो फोर्स निकालना हो तब कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक 3 कूलम्ब का चार्ज है और पॉइंट बी पर, है ना, आपका 3 कूलम्ब ही है, एक प्लस है और एक माइनस है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है ये 3 मीटर है। तो बताना है कि दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, ठीक है, फोर्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को बनाना कैसे है, बहुत इजी सवाल है, ये जस्ट आपको फार्मूला को समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। इतना आसान सिंपल क्वेश्चंस कहीं पूछा नहीं जाता है, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स करवाएंगे हम। तो ये सबसे पहले तो बात है कि हमें फोर्स निकालना है, दिमाग कंफ्यूज, फोर्स का बहुत सारा फार्मूला है, F = ma, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कहाँ है एक्सेलरेशन कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पे तुरंत दिमाग लगाना कि फोर्स निकालना है, तो अब मेरा गिवन वैल्यू क्या है, तो गिवन कूलम्ब है। और कूलम्ब किसको मेजर करता है, चार्ज को, है ना। चार्ज का जो फोर्स निकालना होता है उसके लिए हम लोग आते हैं कौन सा, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ जैसे ही दिमाग में सेट किया तो लिखेंगे F = क्या, K टाइम Q1 Q2 क्या, r², ठीक है। अब जैसे ही K आएगा तो K का वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁹ इंटू, फिर आ गया Q1 Q2, तो Q1 का मान 3, Q2 का मान भी 3, डिवाइडेड बाय दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है 3, है ना। तो आप बताओ, है ना, 3, तो 3 का क्या होगा स्क्वायर, क्यों, डिस्टेंस का क्या है स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कैंसिल, 2 टाइम्स 3 बच गया क्या, 9 × 10⁹ न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन। अब सबके दिमाग में चल रहा है ये कि सर ये +3 कूलम्ब है तो आपने 3 लिखा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, -3 को 3 कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फोर्स जो होता है ना, वो आपका वेक्टर है। फोर्स क्या है, वेक्टर है, फोर्स क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर को चाहिए क्या, डायरेक्शन, वेक्टर को क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो प्लस और माइनस जो है वो क्या डिफाइन करता है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है,
क्लियर है? तो डायरेक्शन को डिफाइन करता है, इसलिए आपका ये बताता है कि ये आपका अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, है ना। तो सबसे पहले बात करो, प्लस और माइनस लाइक है कि अनलाइक है? तो अनलाइक है, मतलब दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग रहने के कारण ये दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन, क्योंकि लाइक चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो ये ए जाएगा बी के टुवार्ड्स, बी जाएगा ए के टुवार्ड्स। क्लियर? तो ये आपका अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा? अट्रैक्टिव। ठीक है। लास्ट चीज हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स का लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, है ना। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, बस 4 पॉइंट याद रखना है, कुछ नहीं। ये कूलम्ब्स लॉ जो वैलिड होता है वो स्टैटिक चार्ज के लिए होता है। स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज मतलब रेस्ट के लिए, रेस्ट चार्ज के लिए। ठीक है। दूसरा जो होता है पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज मतलब स्मॉल चार्ज के लिए वैलिड होता है। ठीक है। तीसरा जो होता है वो आपका 10⁻⁻15 मीटर से, है ना, से बड़े डिस्टेंस के लिए वैलिड होता है ना। 10⁻⁻15 से ज़्यादा, मोर देन 10⁻⁻15 से ज़्यादा के लिए वैलिड है। ये सारा हम वैलिड की बात करते हैं, इनवैलिड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसके सिवाय जो भी होगा, जैसे स्टैटिक के बदले डायनेमिक हो, है ना, मतलब रेस्ट के बदले मोशन में रहे, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। पॉइंट के बदले, पॉइंट चार्ज के बदले किसी बॉडी पे बहुत सारा बड़ा चार्ज दे दिया जाए, वहाँ पे वैलिड नहीं है। 10⁻⁻15 से ज़्यादा के बजाय कम हो जाए तो उसके लिए वैलिड नहीं है। और ये मीडियम डिपेंडेंट है। कौन डिपेंडेंट है? मीडियम डिपेंडेंट। ठीक है। तो ये कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स का ये सब था, है ना। हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। रिपीट, हाँ एक चीज़ और, यदि किसी बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो वो वीडियो को रिपीट करके पढ़िए, है ना। आप जितनी बार रिपीट करिए उतना आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।